आप ये बात कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी काम कर रही थी, तो आपके एक-एक सहयोगी क्यों छोड़कर आपको चले गए? चाहे वो प्रशांत भूषण जी हों, चाहे योगेंद्र यादव जी हों और चाहे लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर कुमार विश्वास हों। ऐसा क्या है कि अगर ये आपके सहयोगी थे, ये लगातार बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी, एक योगेंद्र यादव हैं जो कहते हैं कुछ काम किया है। बाकी सारे लोग ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी तो जन आकांक्षाओं का कोई भी काम नहीं किया है। देखिए, आप हमसे गुस्से और नाराजगी में कुछ भी बोल सकते हैं जी। लेकिन जो जमीन की सच्चाई है उससे तो आप मुंह नहीं मोड़ सकते। आप जाके पूछिए दिल्ली के अभिभावकों से कि उन्होंने जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिली कि नहीं मिली, उनको बढ़ी हुई फीस का सामना कभी करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा। उनसे जाके पूछिए कि मोहल्ला क्लिनिक में उनका इलाज हो रहा था कि नहीं हो रहा था। उनसे जाके पूछिए कि फरिश्ते स्कीम का लाभ उनको मिला कि नहीं मिला। फ्री बिजली और 24 घंटे बिजली पिछले 10 साल में दिल्ली के लोगों को मिली कि नहीं मिली, ये पूछिए और उसके आधार पे हमारा मूल्यांकन कीजिए। एक काम जो हम नहीं कर पाए, जिसको हमने स्वीकार भी किया कि यमुना की सफाई का काम हमसे नहीं हो पाया, तो उसके लिए हमारी आलोचना भी हुई, लेकिन हमने स्वीकार किया कि हमसे ये काम नहीं हो पाया। सफाई तो गंगा की भी तो वो अभी आगे बातचीत में आपको बोलूंगा, लेकिन हजारों करोड़ रुपए गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे के नाम पे आया है। अब वो नमामि गंगे के नाम का पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं गया तो सब बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि दो हिस्से हैं। एक है कि हमारी आपकी व्यक्तिगत कोई नाराजगी हो सकती है, दूसरा है समाज के लिए आपका काम, देश के लिए आपका काम, दिल्ली के लोगों के लिए आपका काम। मैं उसमें दावे के साथ कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 10 साल में बहुत अच्छा काम दिल्ली के अंदर करके दिखाया। जी, आपकी पार्टी के संविधान में है कि 10 साल से अधिक कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रह सकता है। अरविंद केजरीवाल जी के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि वो लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं? आप लोग इस पे क्यों नहीं सवाल करते? देखिए, पार्टी की नियमित बैठक होती है जी, और उसमें फैसला होता है। ये कहना बिल्कुल गलत है। हमारी नेशनल काउंसिल है या फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उनके निर्णय के आधार पर उनका कार्यकाल बढ़ता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। और मुझे लगता है कि एक व्यक्ति अगर अच्छे ढंग से पार्टी को चला रहा है, पार्टी के लिए अच्छा काम कर रहा है, तो उस प्रक्रिया के तहत वो उनका कार्यकाल बढ़ रहा है, वो दोबारा चुने जा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, ठीक है जी। आप लोग ये बोलते रहे हैं लगातार, चाहे मनीष सिसोदिया जी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, और आपके भी एक आध दो बयान इस तरह के हैं कि सारी पार्टियां भ्रष्टाचारी हैं। जब आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी बनी, अगर एक एक बयान मैं निकालूं, चाहे मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ हो, चाहे लालू जी के खिलाफ हो, सब ट्वीट पड़े हुए हैं जो मैं देख रहा था। आप अगर कह रहे थे कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, तो कौन सी मजबूरी थी आम आदमी पार्टी की? आपने इनके साथ गठबंधन किया, आपने इनका समर्थन लिया और आप इनके समर्थन से सरकार बनाने की कोशिश भी कर रहे थे। आपने कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया जो कि आप बोलते थे सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है। तो ऐसा क्यों हुआ संजय जी? देखिए, आज आपके सामने क्या चुनौती है? आज आपके सामने एक ऐसी चुनौती है जो मोदी जी की सरकार है, वो देश के लोकतंत्र को नहीं मानती, देश के संविधान को नहीं मानती जी। राज्य सरकारों को कुचल देना चाहती है, दूसरी पार्टियों को खत्म कर देना चाहती है। तो जब इस चीज को अगर आप नहीं रोकेंगे, हर समय काल परिस्थिति में चुनौतियां आपकी अलग अलग होती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि 1947 में जो चुनौती थी वही चुनौती आज है। आज की चुनौतियां अलग हैं, 1947 की चुनौती अलग थी, 1947 के पहले की चुनौती अलग थी। तो समय काल पर 1977 की चुनौती अलग थी, इमरजेंसी जब लगी तो चुनौती अलग थी। तो अलग अलग समय काल परिस्थितियों के हिसाब से आपको निर्णय लेना पड़ता है देश के हित में। तो आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कौन सी पार्टी है? जिन जिन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप खुद मोदी जी लगाते हैं, वो चाहे अजीत पवार हो, हसन मुशर्रफ हो, नारायण राणे हो, वो चाहे एनसीपी और शिवसेना के तमाम नेता हो जी, उन्हीं लोगों को तोड़ के अपनी पार्टी बना के आप अपनी पार्टी के साथ ला के आप सरकार बना लेते हैं महाराष्ट्र में जी। आपने मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, आपने गोवा के अंदर तोड़फोड़ करके सरकार बनाई, आपने अरुणाचल के अंदर पूरी पार्टी तोड़ दी, आपने उत्तराखंड में सरकार गिराई, आपने कर्नाटक में सरकार गिराई। तो पूरे देश के अंदर
भारतीय जनता पार्टी ने सरकारों को तोड़ के, पार्टियों को तोड़ के, खरीद फरोख्त करके, लोकतंत्र और संविधान का गला घोट के जो सरकारों को गिराने का, बनाने का काम किया, जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर करके गिरफ्तार करने का काम किया, तो निश्चित रूप से हम लोग उसके लिए लामबंद हुए, खड़े हुए हैं कि भाई आज देश के संविधान को बचाना जरूरत है जी। अभी आप देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, कभी वक्फ का बिल लेके आते हैं, कभी कोई बिल लेके आते हैं, कभी कोई बिल लेके आते हैं। देश में खाली इनको फसाद खड़ा करना है जी, नफरत की राजनीति करनी है, उससे तो देश ही नहीं बचेगा ना जी। तो इसलिए सबको लामबंद होकर, एकजुट होकर इनका विरोध करना जरूरी है। इसीलिए आप लोगों ने गठबंधन किया। निश्चित रूप से। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कल अगर भाजपा का अगर चरित्र बदल जाएगा तो आप भाजपा के साथ चले जाएंगे? देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र कैसे बदल जाएगा, क्या कर लेंगे वो जी। आप मुझे बताइए कि क्या हमने, आज हमारे पास एक सरकार थी दिल्ली में, पंजाब में भी थी जी, क्या हमारे ऊपर अत्याचार करने में कोई कमी की बीजेपी ने? जी, हमारे सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को अंदर किया, जी, मनीष सिसोदिया को अंदर किया, सत्येंद्र जैन को अंदर किया, मुझे पकड़ के जेल में डाला। जी, क्या आपको लगता है इससे ज्यादा उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी कर सकते थे? जी, अगर हमें झुकना होता, मिलना होता, इनके साथ जाना होता तो इससे बेहतरीन मौका क्या था? जी, जैसे बाकी लोगों की तो फाइल दिखा दिखा के उनको अंदर कर लिए, खाली फाइल दिखाया अंदर कर लिया। बताइए किसी पार्टी का नाम बताइए, जी, देश की सबसे बड़ी पार्टी से लेके जितनी पार्टियां हैं बताइए जिसके 4 सबसे टॉप लीडर जेल में रहे हों, 23 महीने, 17 महीने, 6 महीने, जी। एक नाम बताइए किसी तो पार्टी आपके ऊपर भी तो भ्रष्टाचार का तो आरोप लगाया गया। तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया ना। जी, चलिए हम लगा देते हैं मोदी जी के ऊपर 1 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप। जी, भाई जब कोई तथ्य हो, कोई प्रमाण हो, कुछ मिला। जी, एक जज के घर के अंदर अभी पता नहीं कितने करोड़ जल गए, कितने करोड़ मिले, कितनी फटी नोट मिली, कितनी सही नोट मिली, जी। हुई कोई कार्रवाई उस पर? आपका क्या मामला था? उस पर कोई कार्रवाई हुई? मेरा कोई मामला नहीं था और मुझे कोर्ट ने रोक भी रखा है कि मुझे अपने मामले में बोलना भी नहीं है। जी, जी, नहीं तो मैं आपको विस्तार से बता देता, फिर भी बता देता हूँ जी, जो चीज पब्लिक डोमेन में है। एक व्यक्ति है दिनेश अरोड़ा, जी, जिसने 10 बयान दिए ईडी सीबीआई के पास, 10 बयान। जी, उस 10 बयान में संजय सिंह का बिल्कुल नाम नहीं लिया। जी, एक जगह उन्होंने जबरदस्ती मेरा नाम लिखवाया, मैंने डिफेमेशन का नोटिस भेजा ईडी को, जी, ईडी ने मुझसे माफी मांगी जी, और 11वें बयान से पहले उसको उठा के अंदर किया जेल में, तिहाड़ जेल में डाला। जी, तिहाड़ जेल में डालने के बाद उसने मेरा नाम लिया और उसके बाद मेरी अरेस्ट हुई। जी, तो क्या आरोप क्या लगाया? अपने किसी आदमी से 2 करोड़ रुपए संजय सिंह के घर में भेजा और संजय सिंह के आदमी ने उस पैसे को ले लिया। जी, तो वो पैसा कहां निकल गया? कोर्ट ने पूछा। गोवा के इलेक्शन में लगा? बोले नहीं। बोले फिर कहां गया? कोई बरामदगी हुई? तो बोले ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पैसा लेके जला दिए हों। अब आप समझ सकते हैं, जी, इससे ज्यादा मजाकिया केस कोई हो सकता है? बिल्कुल। ये आरोप था मेरे ऊपर और 6 महीने में जेल में रहा, 183 दिन। तो इससे बढ़िया अवसर था क्या हम लोगों के पास इनके आगे झुकने का? सबसे शानदार अवसर था, आराम से। जी, ऑफर भी तो आया होगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो छोड़ दीजिए, उसकी चर्चा बाद में फिर कभी करेंगे। जी, बहुत सारे दबाव बने और क्या वो उनका मकसद क्या रहता है? यही तो मकसद रहता है, जी, पकड़ो, झूठे मामले बनाओ, इंसान के धैर्य की परीक्षा लो, अपने साथ मिल जाता है तो सारे खून माफ। जी। बताइए। ये आपको कोर्ट ने भी माना कि ईडी सबूत पेश नहीं कर पाई आपके खिलाफ। नहीं कर पाएगी, कर भी नहीं पाएगी जी, और मैं तो कह रहा हूँ सबूत अगर मिल जाए जी, तो जितनी दूसरों की सजा उसकी 10 गुना ज्यादा सजा हम लोगों को मिलनी चाहिए। जी, मैं तो कह रहा हूं। जी, तो इसलिए 1 रुपए की बरामदगी नहीं हुई मेरे घर से। जी, 14 घंटे हमारे घर में छापेमारी करते रहे ईडी वाले, जी, 14 घंटे तक कुछ नहीं हासिल हुआ। जी। तो आप झूठे केस बनाने के लिए कौन रोक सकता है? फ्री है, मोदी जी केस बनाते तो रहे। जिनकी ईमानदारी और खुददारी के चर्चे होते थे संजय सिंह के,
उनके ऊपर जब ये आरोप लगा और जेल में आप मैं वही कभी बातचीत में बोलता हूँ कि तिहाड़ की यात्रा कराए बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी के। तो आपको क्या व्यक्तिगत आपकी जो ईमानदारी है, खुददारी है, उसको थोड़ा धक्का तो लगा होगा? एक पैसे नहीं, और मजबूत हुई जी। और मजबूत हुई। तो आपको लगा कि मैं जेल से आने के बाद मेरे अंदर रत्ती मात्र भी कोई बदलाव हुआ? जी। बल्कि और मजबूती से मैं इनके खिलाफ लड़ा। जी। और आज भी चुनौती देके कहता हूं, एक पैसे की भी कहीं बेईमानी मिल जाए तो फांसी पे चढ़ा दो, चलो। जी। आप संसद में मुसलमानों का जब मुद्दा आता है तो शायद देश में अगर सांसदों में अगर 4-5 नाम गिने जाएंगे तो आपका भी नाम होगा कि जब मुसलमानों का मुद्दा आता है संजय सिंह की आवाज सबसे ऊपर गूंजती है। और पिछड़ों का मुद्दा आता है हाँ, तब भी तो मैं बस और दलितों का मुद्दा आता है तो नहीं, मैं और आदिवासियों का मुद्दा आता है तो मैं सोशलिस्ट हूँ जी, विचारधारा से समाजवादी हूँ जी, क्योंकि मैं जब राजनीति में आया तो सबसे पहले मैंने डॉक्टर लोहिया को पढ़ा। जी, जब मैं राजनीति में आया तो सबसे पहले मैंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पढ़ा। जब मैं राजनीति में आया तो मैंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ा। पढ़ के तब मैं राजनीति में आया। जी, राजनीति में आने के बाद क्लास नहीं ली, जी, पहले मैंने पढ़ा तब मैं राजनीति में आया। मैं तो राजनीति में जाना ही नहीं चाहता था। जी, रघु ठाकुर जी से हमारी मुलाकात हुई, शहीद आजम भगत सिंह की जयंती थी और वो बड़े बड़े पदों पे रह चुके थे। जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव थे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे, बहुत बड़े नेता थे, जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। जी, तो जब वो आए स्टेशन पे तो एक स्लीपर क्लास से वो नीचे उतरे और एक झोला टांगे हुए थे और कुर्ता पैजामा उनका बड़ा सिकुड़ा हुआ। तो मैंने देखा तो मैंने कहा ऐसे ही लोग भी राजनीति में होते हैं। तो मैं जाकर उनका चरण छुआ और उनके साथ फिर कार्यक्रम में गया। तो मैंने उनसे राजनीति की बहुत बुराई की। मैंने कहा ये तो सबसे खराब काम है। जी, तो उन्होंने अपनी किताब दी एक और बोले कि इसको पढ़ना, और एक डॉक्टर लोहिया की किताब दी, भारत माता धरती माता। बोले फिर 10-15 दिन बाद हम लोग बातचीत करेंगे। तो फिर उनका एक पोस्ट कार्ड पे एक पत्र आया मुझे। जी, तो बोले कि तुमसे बड़ी अच्छी वार्ता रही, अच्छा लगा तुमसे बातचीत करके, और तुमने आगे के लिए क्या सोचा है कि राजनीतिक क्षेत्र के बारे में तुमने क्या सोचा, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अब मैं सुल्तानपुर में श्रमदान का काम करता था, गोमती सफाई का काम करता था, ब्लड डोनेशन का काम करता था, रेडी पटरी वालों की लड़ाई लड़ने का काम करता था। मैं आज आप मुझे संघर्ष करते हुए देख, मैं तो 94 से संघर्ष कर रहा हूँ। 94 से लेकर अब तक की यात्रा सोच लीजिए कितनी लंबी है, कितनी लंबी यात्रा हो गई। 31 साल हो गए जी। तो तब से काम कर रहे। तो फिर उनसे कन्विंस होके हमारी जो पार्टी थी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, उसमें पूरे उत्तर प्रदेश में एक सभासद भी नहीं था जी, एक सभासद भी नहीं था जी। उस कमिटमेंट के साथ हमने उस पार्टी में काम शुरू किया। फिर वहां पे बहुत सारे संघर्ष किए। वो एक लंबी यात्रा है। हाँ, उसके बारे में। और रघु जी से अभी भी एक हमारे गुरु की तरह हमको गाइड करते हैं। जब भी कोई बात होती है उनके पास जाते हैं, सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अचानक हम कोई पॉलिटिक्स में आ गए। जी। उसके लिए बहुत कुछ राजनीति को समझा, देखा, और जब ये समझा और देखा तो ये दिल से मैंने महसूस किया कि हजारों वर्ष तक समाज के एक बड़े वर्ग को इंसान नहीं समझा गया। जी। गले में हाड़ी बांध के चलना, जी। शरीर के पीछे झाड़ू बांध के चलना, जी। उस तालाब में पानी पीने की जानवर को इजाजत है, इंसान को इजाजत नहीं है क्योंकि वो दलित है। जी। ये जो भेदभाव था, इसको पढ़ना, जानना, सुनना, इंसान को इंसान नहीं समझा गया। स्कूल में पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जिस कुर्सी पे बाबा साहब बैठ रहे हैं उसको धुला जा रहा है। ये सब जब मैंने पढ़ा तो मन बड़ा पीड़ित हुआ कि कैसे कितना अत्याचार समाज के एक बड़े वर्ग के ऊपर किया गया है। जी। तो इसलिए मैं कन्विंस होके बोलता हूँ, ऐसे नहीं कि दिखावटी बोलता हूँ। हाँ। मैं इस बात से कन्विंस हूं कि समाज के एक बड़े वर्ग के साथ जी। अत्याचार किया गया है लंबे समय तक। हजारों वर्ष तक उनको इंसान नहीं समझा गया। उनको इंसान होने के लिए उनको इंसान होने का एहसास नहीं दिलाया गया। जी। तो
बाबा साहब का वो आंदोलन पढ़िए महाराष्ट्र का, जिसमें उन्होंने तालाब में पानी पीने के लिए आंदोलन चलाया, महाड़ का आंदोलन, जिसका जिक्र भी मैंने पार्लियामेंट में किया था। तो किसी मुसलमान ने कहा था कि गले में हाड़ी बांध के दलितों को चलना पड़ेगा? किसी मुसलमान ने कहा था कि भाई तुम तालाब में पानी नहीं पी सकते हो, जानवर पानी पी सकता है लेकिन तुम पानी नहीं पी सकते हो? किसी मुसलमान ने कहा था कि आरक्षण की व्यवस्था इस देश में नहीं होनी चाहिए, शोषितों को, वंचितों को, दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? किसने विरोध किया था? मुसलमानों ने आरक्षण का विरोध किया था। आप आरक्षण के पक्षधर हैं? मैंने खुलेआम आरक्षण का पक्ष लिया है हमेशा। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण पे आपकी क्या राय है? सुना नहीं आपने पार्लियामेंट में? तब आप सुनते नहीं होंगे। नहीं, मैं आपको फॉलो करता हूं, मैं जानना चाहता हूं लोग। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पे मैंने इस बात को कहा था कि इससे पिछड़ों का जो आरक्षण है उनका हक मारा गया है जी। और मैंने कहा था कि पहले 50% में पिछड़े, दलित, आदिवासी उनको आरक्षण मिलता था, उसमें से आपने 10% जो निकाला ईडब्ल्यूएस के लिए, तो अब उनके पास सिर्फ 40% आरक्षण का हिस्सा बचा हुआ है जिसमें कि उनको लाभ मिल सकता है। तो पर आपकी पार्टी, ये सारी बातें बोली, आपकी पार्टी तो समर्थन करती है। किसने कहा? ईडब्ल्यूएस आरक्षण का तो करती है। मैं पार्लियामेंट में था उस वक्त, मैंने पार्लियामेंट में बोला ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ जी। आपने सुना नहीं शायद। नहीं, मैं आपका बयान सुना हूं। तो फिर सुनिए ना, पार्टी का स्टैंड में जानना चाहता मैं पार्टी का जब वो बिल आया था तब की बात मैं कर रहा हूं जी, उस वक्त की बात कर रहा हूं। मैं छुपा के कोई काम नहीं करता और मैं कोई ऐसा काम नहीं करता कि आप नहीं जान पाएंगे जी। मैंने क्या बोला है आज ही जाके सुनिएगा आप। नहीं, मैंने सुना है। और जब आप मेरा पॉडकास्ट दिखाइएगा तो वो दिखाइएगा मैंने क्या बोला है जी। तो मैं अपनी जाति के लोगों का कई बार कोप भाजन का भी शिकार होता हूं जी। मैं वो मुझसे कई चीजों पे नाराज भी होते हैं जी, लेकिन जो हक की बात है वो तो करनी पड़ेगी जी। उसके भाई डॉक्टर लोहिया सवर्ण जाति से थे, बिल्कुल, लेकिन जीवन भर उन्होंने पिछड़ों की लड़ाई लड़ी। ज्ञानेश्वर मिश्र जी सवर्ण, जो छोटे लोहिया कहे जाते थे जी। रघु ठाकुर जी सवर्ण जाति से हैं। तो हम ऐसा नहीं है कि कहीं ये लिखा गया है कि भाई पिछड़ों और दलितों के बारे में सिर्फ दलित और पिछड़ा ही बोल सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। बीपी सिंह जी हैं, वो क्षत्रिय जाति से थे। अर्जुन सिंह जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एक धारणा पाल लेना कि भाई संजय सिंह क्षत्रिय हैं तो इसलिए वो पिछड़ों और दलितों के बारे में कैसे बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं और ईडब्ल्यूएस पे क्या बोला मैंने, आप देखिएगा जी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इस बात से मैं कन्विंस हूं कि समता मूलक, संपन्नता युक्त समाज की स्थापना जो समाजवाद का मूल सिद्धांत है उसकी लड़ाई लड़ते रहना है। जब तक गैर बराबरी रहेगी समाज के अंदर तब तक बाकी बातें करना बेईमानी है जी। इसीलिए गैर बराबरी को मिटाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। डॉक्टर लोहिया से किसी ने कहा कि भाई आप 5 उंगलियां भी तो बराबर नहीं होती हैं जी, और आप सबको बराबरी की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ थोड़े बहुत उंगलियों में अंतर होता है, लेकिन अगर ये एक उंगली 3 मीटर की हो जाए जी तो आप मुट्ठी बांध पाएंगे? जी, मुट्ठी तो नहीं बांध पाएंगे जी। तो इसलिए असमानता ऐसी नहीं होनी चाहिए, गैर बराबरी ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी खाई नहीं होनी चाहिए पैसे की, अमीरी और गरीबी की, कि जिससे समाज ही ना बन पाए, समाज का ही निर्माण ना हो पाए जी। और मैं दुख के साथ कहना चाह रहा हूं कि आज की तारीख में तो वही हालत है। समाज के चंद लोग अमीर पे अमीर बनते जा रहे हैं और देश के करोड़ों लोग गरीबी की मार झेल रहे हैं। 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जीने के लिए मजबूर हैं। 100 करोड़ लोग इस देश के अंदर ऐसे हैं जिनको कि अब अपनी जरूरत के अतिरिक्त खरीदने के लिए कुछ भी उनके पास पैसे नहीं है जी। इस देश में चंद पूंजीपति ऐसे हैं जिनका 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। वो पैसा किसका था? इस देश के आम लोगों का पैसा जो बैंकों में जमा था। वो पैसा उनको कर्ज के रूप में मोदी जी ने दिया और फिर माफ कर दिया। 16 लाख करोड़ रुपए, जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे आप। 5 महीने में शेयर मार्केट में 94 लाख करोड़ रुपए डूब गया इस देश की जनता का। आपने किसी टीवी चैनल पे इसके बारे में डिबेट देखी, बहस देखी? जी। नहीं होता है। तो वो चाहे, और एक बात आप समझ लीजिए, मजबूत के साथ खड़ा होना तो बहुत आसान है जी। जो आदमी मजबूत है उसके साथ तो हर कोई जिंदाबाद लगाने के लिए खड़ा हो जाता है। मोदी जी आज की तारीख में मजबूत है, सब उनके पीछे जिंदाबाद लगाने के लिए तैयार हैं। तो धारा के विपरीत खड़े होइए तब ना बहादुरी है जी।
नहीं तो ऐसे मुंह जबानी बहादुर तो सब बनते रहते हैं भाई। मजबूत राजा के पीछे जिंदाबाद लगाने के लिए तो बहुत लोगों की भीड़ खड़ी हो जाती है जी। तो हमसे अगर कोई ये उम्मीद करता है तो मैं वो करने के लिए राजनीति में बिल्कुल नहीं आया हूं। जी। अगर किसी के साथ भी अत्याचार होगा, वो चाहे दलित हो, वो चाहे पिछड़े हो, वो चाहे आदिवासी हो, वो चाहे मुसलमान हो, वो चाहे सिख हो, वो चाहे ईसाई हो, जी। वो चाहे बौद्ध हो, वो चाहे जैन हो, मैं बोलूंगा और मैंने बोला है हमेशा जी। इस बात की चिंता किए बगैर कि कौन हमारे बारे में क्या सोचेगा जी। और उसका क्या खामियाजा हमको उठाना पड़े। हमारे साथ रहते हैं अजीत त्यागी जी, पूछिए उनको दिन भर में कितने धमकी के फोन आते हैं, क्योंकि मेरा फोन उनके फोन पे डाइवर्ट होता है। जी। कोई कहता है मार दूंगा, कोई कहता है पेट्रोल से जला दूंगा, कोई गाली देता है, कोई कुछ करता है, कभी फर्क नहीं पड़ा। जी। हम अपनी धारा पे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए आप इस आधार पे कि कोई अल्पसंख्यक है, मुसलमान है, सिख है, कम संख्या में है या कमजोर है तो उसको हम दबा लेंगे और हम इस डर से ना बोलें कि इससे कोई समाज का एक बड़ा वर्ग नाराज हो जाएगा, ये सब गलत बात है। आज भी बीजेपी को सिर्फ 36% वोट मिला है, 64% इस देश की आबादी उनके खिलाफ है जी। 64%। तो क्यों डरते हैं इतना लोग? बोलना चाहिए इनके खिलाफ। तो भाई अगर आप नहीं बोलेंगे तो वो चुप थोड़ी हो रहे हैं, हाँ। और रगड़ेंगे। जी। तो इसलिए बोलना चाहिए। अगर लीडर्स बोलेंगे तब लोग कन्विंस होंगे, लोगों को समझ में आएगा कि भाई सच क्या है, गलत क्या है। तो अभी आपने बोला कि जो धार्मिक स्थान हिंदुओं के हैं उसमें दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों सबको आरक्षण मिलना चाहिए। इस बात से तो आपकी पार्टी नहीं सहमत होगी? देखिए ऐसा है, पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो तो आगे की बात है। हमें उनको किस बात का जवाब दिया जी? जो उन्होंने, सुन तो लीजिए आप, उन्होंने कहा कि हम पिछड़े मुसलमानों का भला कर रहे हैं जी। बोले इससे बड़ा पिछड़े मुसलमानों का, महिलाओं का भला होगा जी। तो मैंने कहा भाई आज भी हम लोग ये खबरें पढ़ते हैं कि एक दलित ने गेंद छू ली वहां गुजरात के अंदर, उसका अंगूठा काट लिया। बहराइच में घोड़ी पे चढ़ गया तो उसको घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया। एक सीआरपीएफ का जवान यहीं बुलंदशहर में वो घोड़ी पे चढ़ गया, दलित समाज से था तो वहां उसके साथ मारपीट करने के लिए लोग आ गए। तो मैंने ये कहा कि अगर तुम पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को सम्मान देना चाहते हो, उनका भला करना चाहते हो, जितनी मंदिर की कमेटियां हैं, ट्रस्ट हैं, उसमें भी स्थान दीजिए, उसमें भी आरक्षण दीजिए 80% महिलाओं को। क्या दिक्कत है इसमें? भाई आप भेदभाव मिटाना चाहते हैं ना, तो शुरुआत अपने घर से कीजिए, इसमें क्या बुरी बात है? मैंने कौन सी गलत बात कह दी? तो इसलिए एक दल के अंदर रह के हर आदमी के अपने विचार भी हो सकते हैं, ये मेरे अपने विचार हैं। नहीं तो जब आप सामाजिक न्याय, समाजवाद और रिजर्वेशन और कह सकते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि सबकी, तो आम आदमी पार्टी में राज्यसभा सांसद कोई दलित पिछड़ा क्यों नहीं है? ये तो पूछते हैं। हाँ, पूछते होंगे, निश्चित रूप से पूछते होंगे। देखिए ऐसा है कि आम आदमी पार्टी, अभी हमारा जो सफर है वो 10 साल का सफर है जी। और ऐसा नहीं कि हर जगह दलित और पिछड़े हमारी पार्टी में भागीदारी में नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हमारी मुस्लिम विधायक भी हैं, मुस्लिम मंत्री भी थे, हमारी पार्टी की दलित मंत्री भी नहीं है, दलित पुरुष मंत्री भी रहे, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है। हमारी पार्टी के अंदर तमाम वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व है जी, सबका है। अब एक राज्यसभा का वो जरूर लोग निकाल के बोलते हैं कि वे राज्यसभा में नहीं है, तो ठीक है, वो आप राजनीति में अगर हैं तो ऐसी बातें आपको सुनने के लिए, फेस करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने अपने यहाँ भागीदारी नहीं दी है या उनका प्रतिनिधित्व नहीं। पर आप